वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 से 3D ज्योमेट्री चैप्टर को करेंगे और काफ़ी इजी चैप्टर है ये। और आइए इसको समझते हैं। तो अभी तक अगर आप अपनी क्लास 10th की बात करें तो आपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री वहाँ भी पढ़ा था, लेकिन वो आपका 2 डायमेंशनल था। तो क्लास 11th में आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन 3D में पढ़ेंगे। जैसे आपको याद होगा 2D में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, है ना, सेंट्रोइड पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो 2D में आपने पढ़ी थी। तो वही चीज़ें आपको सेम 3D में भी मिलेंगी। बस फ़र्क इतना है कि जब हम 2D में काम करते थे तो हम एक्स और वाई एक्सिस लेते थे, सिर्फ हम 2 एक्सिस पे काम करते हैं। और जब हम 3D में काम करते हैं तो हम 3 एक्सिस पे काम करते हैं। ठीक है। और जो हमारी रियल लाइफ होती है वो सारी 3D है। अगर आप रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देखें, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आपको 3D की फॉर्म में ही नजर आएंगी। इसलिए 3D चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ को फिर हम उसके साथ रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारी रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी 3D ही, ऐसा नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारी 2D भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारी 3D हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप जब 3D ज्योमेट्री के अंदर आते हैं तो वहाँ पर हम 3 एक्सिस की बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम आप सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही होगी वो वाई एक्सिस है। ठीक है। अब इसमें एक वाई है और एक वाई डैश है, तो ये बीच में जो ओ पॉइंट है ये आपका ओरिजिन होता है। तो ये जो वाई आप इसके राइट साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पर वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। और इधर जो वाई होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर आप जेड एक्सिस को देखें, जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो इसमें जो जेड जो अपवर्ड है वो आपका पॉजिटिव होगा, और जो जेड आपका डाउनवर्ड है वो आपका नेगेटिव होगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पर 3D में जा रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस को आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपको एक एक्स एक्सिस भी नजर आ रहा होगा यहाँ पर, जिसमें जैसे आपको जो लाइन है एक वैसे दिख रहा होगा कि वे जो उसका पॉजिटिव पार्ट है, ये देखिए एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है ये आपकी तरफ है, मतलब टूवर्ड्स यू है। और जो आपका एक्स डैश है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो आपसे दूर है। मतलब आप अगर ऑब्जर्वर हैं तो एक्स पॉजिटिव जो है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और जो एक्स नेगेटिव है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ठीक है। तो मोस्टली अगर हम 2D में काम करते थे तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेते थे। ठीक है, यहाँ पर हम वाई एक्सिस ले लेते थे इस तरह से। ये वाई एक्सिस होता था हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता था। नॉर्मली हम 2D में ऐसे काम करते हैं, लेकिन जब हम 3D में काम करते हैं बच्चे, तो वैसे तो आप देखो किसी भी एक्सिस को आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइज तरीका देखें तो उसमें यही तरीका देखा गया है कि ये इस तरह से होता है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड होता है, और ये हमारा एक्स होता है। तो अभी मैंने सबके पॉजिटिव ही लिए हैं, लेकिन आप इन सबके नेगेटिव भी लेते हैं तो जेड का नेगेटिव नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो ये जेड डैश उसका नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। ये वाई जो है उसका पॉजिटिव है, तो इधर वाई डैश उसका लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्स जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आप लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो 3D है, देखो इमेजिन तो करना पड़ेगा। अब 2D बोर्ड है और उसमें 3D चीज़ों को बनाना है, तो इमेजिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे के लिए। तो आप आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पर जो है ये एक्सिस को हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं। ठीक है। तो इसी डायग्राम को एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा। अब जब आप 2D में काम करते थे तो आपको याद होगा, जैसे हम 2D में काम करते हैं तो ये हमारा एक्स होता था, ये वाई होता था। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हो गया। जैसे ही अगर हम 3D में आ जाते हैं तो वहां पर क्वाड्रेंट नहीं होता, वहां पर ऑक्टेंट होता है। क्या होता है वहां पर? ऑक्टेंट। यानी कि जैसे क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे 4 आपको एक तरीके से यहाँ पर प्लेन्स दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट होता है, मतलब यहाँ पर आपको 8 जो हैं वो आपको जो प्लेन है वो दिखाई देते हैं। तो 8 प्लेन आपको कैसे दिखाई देते हैं उसी को मैं आपको आइए समझाता हूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी में भी उन्होंने कोशिश करी है कि उन 8 प्लेन्स को बच्चे को कैसे दिखाया जाए, ऑब्जर्व कैसे किया जाए। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि अगर आप देखें तो ऊपर आपको देखो, जैसे इसमें क्या होगा, ऑक्टेट कैसे नजर आएगा। तो उसमें 4 जो होंगे वो ऊपर होंगे। ठीक है। और जो 4 होंगे वो कहाँ होंगे? वो नीचे होंगे।
जैसे अगर आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखें इन्होंने यहाँ पे दो प्लेन्स बना रखे हैं ब्लू कलर के, तो आप उन प्लेन्स के ऊपर फोकस करिए। जैसे अगर ये आपका एक प्लेन हो गया इस तरह से, और एक उन्होंने इधर बना रखा है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे देखो चार रूम्स तो आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे, है ना, ध्यान से देखो। आपको ऐसा लगेगा कि चार रूम्स जो हैं वो आपके ऊपर हैं। जैसे पहला रूम आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए। फिर इसी तरह से एक रूम उसके पीछे हो जाएगा, है ना। अब एक रूम जो होगा ठीक उसके पीछे हो जाएगा, ये जो उसके पीछे वाला रूम है ये वाला, ये देखिए ये पीछे हो जाएगा इस तरह से। फिर एक रूम उसके साथ में हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि इसके साथ वाला जो रूम होगा, मतलब पहला रूम आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये आपका जो होगा फर्स्ट रूम होगा ये वाला। इसके बाद ये पीछे वाला जो होगा ये सेकंड होगा। फिर उसके साथ वाला यहाँ पर एक रूम होगा वो थर्ड होगा, और एक बिल्कुल आगे आ जाएगा वो फोर्थ रूम होगा। तो जैसे मैंने आपको चार रूम ऊपर दिखाए हैं ना, जैसे आपको समझ में आ रहा हो, सोचो कि चार रूम जैसे ऊपर है, तो वैसे ही ओरिजिन के नीचे अगर आप चले जाते हैं नीचे वाले एक्सिस पर, तो वैसे ही चार रूम आपको नीचे भी दिखाई देंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्टेंट होता है, ऑक्टेट का मतलब यहाँ पर होता है 8। तो चार ऊपर हो गए चार नीचे हो गए, तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे 8 दिखाई देते हैं। अब इन ऑक्टेट के अंदर सबके साइन क्या होंगे, है ना। अगर मैं इन ऑक्टेट के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो वहां पर उनके साइंस क्या होंगे, है ना। जैसे वहां पर एक्स पॉजिटिव होगा कि वाई पॉजिटिव होगा, जेड नेगेटिव होगा, क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं इन ऑक्टेट्स को, तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए। तो अगर आप एनसीईआरटी में आएंगे, जैसे देखो अब ये तुम्हें इस वाले क्यूब को ध्यान से देखो, है ना। अब यहाँ से तुम्हें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो सकता है। देखो ये मेरा वो रूम था जिसको मैंने फर्स्ट रूम बनाया था, याद है, मैंने वहाँ पे एक फर्स्ट रूम लिया था। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये जो क्यूब आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्यूब ये कंसिडर किया हुआ है। तो ये जो आपका क्यूब है ये आपका पहला क्यूब हो गया, ये फर्स्ट रूम हो गया। अब जैसे मैंने कहा था ना कि चार रूम ऊपर होंगे, तो वो चार रूम ऊपर कैसे होंगे, जैसे एक रूम इसके ठीक पीछे होगा। अब इमेजिन करिए, देखिए एक रूम इसके ठीक कहाँ होगा, पीछे होगा इस तरह से, है ना। एक रूम इसके ठीक पीछे होगा। फिर ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला जो रूम होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर इसके साथ में अगर आप इधर आ जाते हैं, तो एक रूम आपको यहाँ दिखाई देगा, ये पीछे वाला रूम है अभी, ये आपका थर्ड रूम होगा। और फिर एक इसके बिल्कुल आगे होगा, जैसे ये आगे है तो वैसे ही एक रूम यहाँ पर देखिए, एक क्यूब आप ऐसे भी आगे भी बना सकते हैं, तो ये आपका फोर्थ होगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं चीजों को, आप ध्यान से देखो, ये जो एक क्यूब तो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले क्यूब को ध्यान से देखो जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है। बिल्कुल ऐसा ही एक क्यूब आपको पीछे दिखाई देगा जिसको मैंने सेकंड नाम दिया है, और एक सेकंड के साथ में होगा, वो भी पीछे ही होगा, जैसे सेकंड पीछे है तो थर्ड भी पीछे ही होगा। वो थर्ड आपका क्यूब बनेगा, ऐसा रूम बनेगा। और थर्ड के बिल्कुल आगे अगर आ जाए, जो फर्स्ट के एडजेसेंट में होगा बिल्कुल साथ में, वो आपका फोर्थ रूम होगा। मतलब फर्स्ट और फोर्थ जो है बिल्कुल फ्रंट पे होंगे, और सेकंड और थर्ड जो होंगे बिल्कुल बैक साइड पे होंगे। फिर ऐसे ही चार रूम जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे ही चार रूम आपको नीचे भी दिखाई देंगे। जैसे अब इसके नीचे अगर आप चले जाते हैं, तो वहां पर फिर आपको एक रूम और नजर आ जाएगा, है ना भाई। जैसे फर्स्ट के नीचे एक रूम होगा, इमेजिन करो ना, सेकंड के नीचे एक रूम होगा, थर्ड के नीचे एक रूम होगा, और वैसे ही क्यूब एक आपको फोर्थ के नीचे भी दिखेगा। तो चार आपके जो रूम होंगे वो आपके नीचे भी हो जाएंगे। आ रहा है समझ में सबको, तो ये ध्यान रखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चार ऊपर हैं, तो ऐसे ही चार आपके कहाँ पर होंगे, नीचे भी होंगे। तभी मैंने आपको बोला कि जो 3D प्लेन होता है उसके अंदर हम काम करते हैं जब भी, तो वो ऑक्टेट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, है ना, कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट रूम के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, सेकंड में ले लिया, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे नीचे जो चार रूम जो नीचे भी होंगे, ठीक है। तो वहां पर भी, हमारे अलग अलग जो होंगे इधर रूम्स होंगे, ठीक है। तो उन सभी रूम्स में जो हम पॉइंट्स लेंगे, जो क्यूब्स में हम सारे पॉइंट्स लेंगे, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब कहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी में अगर आप आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर आपको ये चार रूम ऊपर के तो समझ में आ रहे हैं, अब जैसे कि अगले जो रूम होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। जैसे फर्स्ट के नीचे जो होगा वो आपका फिफ्थ रूम होगा, है ना, फर्स्ट के नीचे आपका फिफ्थ रूम होगा, सेकंड के नीचे आपका सिक्स रूम होगा, थर्ड के नीचे सेवंथ होगा, फोर्थ के नीचे आपका एट्थ रूम होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम 8 ऑक्टेट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने वो ऑक्टेट बना रखे हैं। अब ये देखो, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन और एट।
अब अगर आप फर्स्ट ऑक्टेट में आते हो तो आपके एक्स वाई और जेड के साइन क्या होने चाहिए, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगी उसमें ट्रिपलेट होगा। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट में काम करते थे 2D में तो हम एक्स वाई लेते थे खाली, लेकिन जब हम 3D में काम करेंगे तो ट्रिपलेट बनेगा, वहाँ पर पेयर में नहीं होगा, वहाँ पर होगा एक्स वाई कोमा सेट। तो इस तरह से हमें पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा ये 3D प्लेन है तो इस 3D प्लेन पे अगर मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसिडर, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर किया पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स आएंगे इस तरह से, और फिर उसको हम कंसिडर करेंगे। तो कोई भी पॉइंट आप 3D प्लेन पे लेंगे तो उसमें 3 ही पॉइंट्स होंगे, एक्स का पॉइंट होगा, वाई का होगा, जेड का होगा। तो अब मैं बता रहा था साइन कन्वेंशन, जैसे आपने 2D में देखते थे ना, जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना, वैसे ही साइन की हम बात कर रहे हैं। सेकंड में अगर आप आ जाओ 2D में तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है फोर्थ में, और सॉरी एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है फोर्थ में। तो वैसे ही जो 8 ऑक्टेट मैंने आपको बताया यहाँ पर, उनमें भी एक्स वाई जेड के क्या साइन होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको फर्स्ट ऑक्टेट पे लेके चलता हूँ, ये देखिए अगर आप फर्स्ट रूम पर आ जाएं और यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, जैसे पी पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए आप, तो इस पी पॉइंट पर अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पर आप देखो, आपने बस इतना नोटिस करना है कि जिस रूम में आप हैं उसके जो तीनों चीजें हैं एक्स वाई और जेड, उनके साइन यहाँ पर क्या हैं। तो आप देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और वाई अब जो राइट साइड पे होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो अगर आप पी पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स भी पॉजिटिव आएगा इस रूम के लिए, इस रूम के लिए वाई भी पॉजिटिव आएगा देख सकते हैं, और इस रूम के लिए जेड भी पॉजिटिव आएगा। यानी जब तक आप ऊपर रहोगे, है ना, जब तक भी आप ऊपर रहोगे, चाहे फर्स्ट में रहो, चाहे सेकंड में रहो, चाहे थर्ड में रहो, चाहे फोर्थ में रहो, आपको जेड तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। ये बात से सभी एग्री करते होंगे कि जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी ऑक्टेट में रहेंगे तो जेड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सिर्फ एक्स और वाई जो होंगे वो अपने साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड का साइन देखो, तो फर्स्ट फोर्थ में अगर आप जेड देखो सभी में पॉजिटिव है, देख रहे हैं आप, ये देखिए फर्स्ट फोर्थ में, फर्स्ट फोर के जो ऊपर वाले हैं उनकी बात हो रही है, तो उनमें देखिए जेड सभी में पॉजिटिव है, सिर्फ एक्स और वाई जो है वो अपने साइन चेंज कर रहे हैं। अब जब आप अगर लास्ट के जो फोर्थ आप देखेंगे, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, इन सब में जेड नेगेटिव होगा क्योंकि आप नीचे आ जाओगे, है ना भाई। अगर आप नीचे वाले रूम्स में आ जाओगे, सोचो कि इसके नीचे वाले रूम्स में आ जाओगे, तो फिर वहां पर जेड जब नीचे की ओर जाएगा इस तरह से, तो वहां पर जेड की जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नीचे वाले सभी रूम्स में जेड नेगेटिव होगा, जो जेड डैश था हमारे लिए, याद होगा पीछे डायग्राम बनाया था हमने। तो लास्ट के जो फोर होंगे उनमें जेड देखिए सब में नेगेटिव होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो शुरू के चार क्वाड्रेंट होते हैं ऊपर वाले, उनमें तो सब में जेड पॉजिटिव है क्योंकि हम अपवर्ड में हैं, और नीचे वाले जो चार होते हैं उन सब में जेड नेगेटिव होगा। अब एक्स वाई के साइन वहां पर क्या होंगे वो आप देख लीजिए। अब जैसे अगर आप पी पे पॉइंट लेते हैं जो कि फर्स्ट ऑक्टेट में लाई करता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड तो पॉजिटिव था ही, तो यानी कि यहाँ पर तीनों पॉजिटिव होंगे। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट में यहाँ पे साइन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, तो अगर आप फर्स्ट में आ जाते हैं तो तीनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमारी बात समझ में। अब अगर आप सेकंड में आ जाओ, सोचो कि आप जो फर्स्ट के पीछे वाला क्यूब है उसमें आप चले जाते हो, तो फर्स्ट के पीछे वाले क्यूब में वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि अभी भी आप राइट साइड पर ही हो ना, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट है वो राइट साइड पर ही है, तो वहां पर y तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन x आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि जो x होगा उसके लिए पीछे की ओर जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो x एक्सिस है, ये जो आप x एक्सिस यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, अब ये जो x है तो इसका जो पीछे की तरफ आप इसको मूव करेंगे इस तरह से, तो ये x डैश हो जाएगा पीछे जाने पर। समझ में आ रहा है। तो ये x जो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, ये देखिए, तो x पीछे वाले रूम के लिए x वहां पे नेगेटिव होगा। आगे वाले रूम की बात नहीं हो रही, पीछे वाले रूम की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड ऑक्टेट सॉरी। तो वहां पर आप सेकंड ऑक्टेट में अगर आप आ जाते हैं तो वहां पर आपको y तो पॉजिटिव मिलेगा, z भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन x क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इमेजिन करो, अगर आप आराम से इमेजिन कर रहे हैं तो समझ में आएगा। अब बताओ अगर आप थर्ड में आ जाते हो, सपोज करो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ क्या होगा। अब जेड तो वहां पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन जब मैं जेड पे आ जाऊंगा तो जेड जो होगा वो आपका लेफ्ट साइड पर आ गया, तो वाई उसके लिए नेगेटिव होगा। ये देखिए ना, वाई इधर से यूं जाएगा तो उसके लिए वाई तो इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड जब वाई को आप लेकर आ जाएंगे तो वाई का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और एक्स तो नेगेटिव है ही, पीछे वाले के लिए तो एक्स नेगेटिव है ही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ी थर्ड ऑक्टेट लो या सेकंड ऑक्टेट लो, दोनों के लिए एक्स नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर आपका y भी नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, और z तो पॉजिटिव था ही क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट फोर में तो z पॉजिटिव ही रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाते हैं, जो कि ये वाला जो फर्स्ट के बिल्कुल फ्रंट में साथ में पड़ेगा एडजेसेंट में फोर्थ वाला, तो वहां पर y तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि आप राइट लेफ्ट साइड पर आ गए हो, लेकिन यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप फ्रंट साइड पर आ गए।
जब भी आप फ्रंट साइड पर रहोगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, जब आप बैक साइड पर रहोगे तो एक्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, जेड तो पॉजिटिव था ही। तो ये देखिए, ये जो पहले ऑक्टेट आपके होंगे वहां पर आपको ये साइन मिलेंगे, तीनों प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तो आपको यही साइन एनसीईआरटी में एक टेबल के रूप में दिखा रखे हैं। ये देखिए सेम साइन है जो मैंने वहां पे लिखे हैं, वही साइन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ये पहले चार ऑक्टेट हो गए। देखिए अब यही इमेजिनेशन अगर आप अगले चार पे भी लगा पाओ तो आई थिंक आपको मेरी बात जो है समझ में आ जाएगी। जो अगले चार है ना वहां पे भी आप ये बात लगा लो, नीचे जो चार ऑक्टेट थे हमारे, तो उनमें अगर आप जैसे फिफ्थ में अगर आप आते हो, सपोज करो, बताओ फिफ्थ ऑक्टेट जो होगा वो फर्स्ट के नीचे होगा। इमेजिन करो इसको, आप फिफ्थ वाले को इमेजिन करो, क्योंकि वो फर्स्ट के नीचे है। तो फर्स्ट के नीचे अगर आप आ जाते हो, सोचो ये देखो ना, इसको मैं जेड को नीचे लाना पड़ेगा मेरे को, ये देखो तो जेड तो आपका नीचे आ गया, देख रहे हैं आप। तो जेड इधर आपके आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, लेकिन एक्स और वाई तो पॉजिटिव ही रहेंगे ना। देखो ना, इमेजिन करो, क्योंकि आप फिफ्थ में जब होगे तो आप फ्रंट साइड पर ही हो, मतलब फर्स्ट के ठीक नीचे हो आप, क्योंकि तो फर्स्ट के नीचे रहोगे जब भी तो आप फ्रंट पे रहोगे, तो फ्रंट पे जब आप रहोगे तो एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, जेड नेगेटिव हो जाएगा, और वाई भी उसका पॉजिटिव है क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे रहोगे। जब तक आप लेफ्ट साइड पे रहोगे ओरिजिन के, तब तक वाई की साइन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। जब आप ओरिजिन के राइट पे आ जाओगे ना, तो वहां पर वाई नेगेटिव होता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा देखो, मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझा देता हूँ, आप इसको ना ऐसे याद रखो। ये देखो, यहाँ से आप देखो, देखो एक्स का साइन जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, जब आप एक्स कहाँ रहेगा, बैक साइड पे रहोगे, तो एक्स का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? ऐसे देखो, तो जब आप नेगेटिव रहोगे तो बैक साइड पे रहोगे, और अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो आप फ्रंट साइड पे रहोगे। एक्स को ऐसे याद रखो, एक्स फ्रंट पे पॉजिटिव होता है, बैक पे नेगेटिव होता है। इसकी जगह पर अगर आप किसको लेते हो, वाई एक्सिस को लेते हो, सोचो कि वाई एक्सिस पे काम करना है हमें, तो वाई एक्सिस पे कैसे होगा, वाई एक्सिस प्लस कहाँ होगा, जब आप रहोगे राइट साइड पर, ओरिजिन के राइट पर, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर रहोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा वाई। जेड पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, जेड पॉजिटिव होगा जब आप अपवर्ड रहोगे, और नेगेटिव कहाँ होगा, जब आप डाउनवर्ड रहोगे। तो बस आप जिस भी ऑक्टेट में हो आप चेक कर लो कि आप किस तरह की चीज पर हो। अब जैसे मैं फिफ्थ में जाऊंगा, जैसे मैं आपको फिफ्थ के साइन बता रहा था अभी, तो फिफ्थ में जब आप जाओगे तो एक्स कहाँ होगा, एक्स फ्रंट पे होगा तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वाई कहाँ होगा, राइट साइड पे होगा तो वो भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन जेड तो नेगेटिव हो गया क्योंकि डाउनवर्ड हो गया, नीचे वाले रूम की बात कर रहे हैं आप। तो देखिए फिफ्थ में जो साइन मिलेगा प्लस प्लस माइनस मिलेगा, ये देखिए। तो फिफ्थ के साइन चेक करिए, देखिए प्लस प्लस माइनस। तो ऐसे ही आप सिक्स पे चले जाओ। जब आप सिक्स पे जाओगे तो सिक्स ऑक्टेट कहाँ पर है, सेकंड के नीचे है। तो जब सेकंड के नीचे अगर आप आ जाते हो तो आप पीछे चले जाओगे, क्योंकि सेकंड जो ऑक्टेट है वो पीछे है, फर्स्ट के पीछे है, तो ऐसे ही फिफ्थ के पीछे सिक्स होगा। तो उसके हिसाब से आप उसके साइन इमेजिन कर सकते हो। ये देखो, ये देखो सिक्स के साइन देखो क्या आ रहे हैं। अब जब पीछे चले जाओगे तो बैक साइड पे एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन रहोगे तो आप राइट साइड पर ही है ना, क्योंकि आप फिफ्थ के पीछे ही हो। तो फिफ्थ जब अब राइट साइड पे था तो सिक्स भी राइट साइड पे ही रहेगा, तो वाई पॉजिटिव, लेकिन जेड तो नेगेटिव रहना ही रहना, गारंटीड है। ऐसे ही आप सेवन्थ के इमेजिन कर लो, ऐसे ही आप एट्थ के इमेजिन कर लो। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप ये लॉजिक पकड़ लो, बस ये सबसे बेस्ट है आपके लिए कि हाँ भाई, एक्स को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, जेड को कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, और वाई को कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो ऐसे करके फिर आप हर ऑक्टेट में साइन पता कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये तो बात होगी साइन की। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो मतलब बिटवीन द एक्सिस होंगे। हो सकता है कि वो जो पॉइंट्स होंगे आपके ऑन द एक्सिस हों, जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा है था, जेड, ये आपका कौन सा है, क्या कहते हैं, वाई, और ये हमारा कौन होता है, एक्स। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर लेता हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, ए पॉइंट, ये पॉइंट में लेता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये सी पॉइंट में लेता हूँ तो जेड के ऊपर है। तो जैसे आपने 2D में भी देखते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस पर वाई जीरो हो जाता है, तो वैसे ही अगर मैं वाई पर आ जाऊंगा तो वहां पर एक्स भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा, सिर्फ वहां पर वाई का कोऑर्डिनेट होगा। हरी बात समझ में, क्योंकि ये डिस्टेंस ही आएगा खाली उसमें ओरिजिन से। अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो वहां पर एक्स का ही कोऑर्डिनेट होगा, जेड और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे। ऐसे अगर आप जेड पे कोई पॉइंट लोगे तो वो वहां पर एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे, सिर्फ जेड का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेते हैं तो जिस एक्सिस पर हम होंगे उसी का पॉइंट वहां पर रहेगा, बाकी दोनों एक्सिस के जो पॉइंट्स होंगे वो जीरो हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्सिस यानी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स जीरो जीरो। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो बाई जीरो। और पॉइंट ऑन जेड एक्सिस क्या होता है, जीरो जीरो जेड। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पर है, तो अगर मैंने एक्स वाई प्लेन बोला
तो अब मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन कंसिडर किया है, मतलब मैं इस जगह पर हूँ, यही वाला पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट को देखो, डी पॉइंट को। तो जो एक्स वाई प्लेन है उसमें ये इसमें आ गया, तो इसमें फिर आपका जेड नहीं आ रहा, तो इसमें एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन जेड जीरो हो जाएगा। ऐसे अगर आप वाई जेड प्लेन लेते हो तो उसमें कौन नहीं आ रहा, उसमें एक्स नहीं आ रहा, तो ये जीरो वाई कॉमा जेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एक्स जेड प्लेन लेते हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपका एक्स होगा और सॉरी एक्स होगा और जेड भी होगा, लेकिन वाई जीरो हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये तो पॉइंट हो गया ऑन एक्सिस, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो उसके ऊपर हम कैसे पॉइंट्स लेते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट जो है वो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पर है, तो फिर वो उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, तो उसमें तो तीनों पॉइंट्स होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ऑक्टेट के साइन कैसे लेने हैं, कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर लेना है तो कैसे लेना है, कोई पॉइंट किसी प्लेन पे लेना है तो कैसे लेना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अगर आप ये सारी बातें मेरी समझ पाए हैं, ये टेबल भी समझ पाए हैं और जो चीज़ें मैंने वहाँ बताई हैं, तो आप अब आसानी से 12.1 एक्सरसाइज बना सकते हैं। तो अगर आप पहला एग्जांपल देखें, बहुत ही आसान है। कह रहा है इन द फिगर 12.3 इफ p इज 245 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f। ठीक है, अब ये जो ऊपर कोई डायग्राम होगा 12.3, ये उसकी बात कर रही है। तो अगर मैं 12.3 वाले डायग्राम में जाऊँ, इस वाले डायग्राम में जाऊँ, तो उसने बोला कि अगर p का जो पॉइंट है वो 245 है ना। इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ जाए। हाँ, तो अब देखिए, अब उसने यहाँ पर हमें क्या बात बोली है कि जो हमारा P वाला पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा P वाला पॉइंट है उसको हमें क्या लेना है। एग्जाम्पल 1 अगर आप देखें, तो कह रहा है जो P वाला पॉइंट है उसको 245 लेना है आपको, ठीक है। तो हम P वाले पॉइंट को 245 लेंगे, तो फिर हमें F का कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो अगर मैं P वाले पॉइंट को 245 लेता हूँ, सोचो कि ये जो पॉइंट है ये आपका 2,4,5 है, तो फिर F कहाँ है, F ये रहा। तो आप देख सकते हैं जो F है वो एक्स जेड प्लेन पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, एक्स जेड प्लेन पर आ रहा है। तो अगर वो एक्स जेड प्लेन पर आ रहा है, मतलब अगर मैं 245 ले रहा हूँ, तो मतलब इस क्यूब, ये जो यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 हो गया और y का कोऑर्डिनेट 4 हो गया, z का 5 हो गया। तो अगर मैं एक्स जेड प्लेन पे आ जाऊंगा तो f वाला जो पॉइंट है उसमें y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इसमें आपका x2 रहेगा और z आपका 5 रहेगा, और y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 205। तो इसीलिए वहां पर आप देख सकते हैं f का जो कोऑर्डिनेट होगा 205 दिया होगा, ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे उसने पूछा है कि कौन से ऑक्टेट पे लाई करते हैं, तो उसमें देखिए x नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, तो ये सेकंड ऑक्टेट में लाई करेगा। वो तो आप टेबल के थ्रू भी देख सकते हो और इमेजिन भी कर सकते हो। ऐसे ही -3 1 -2 लोगे तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, तो ये सिक्स्थ में लाई करेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 12.1 फटाफट देख लेते हैं, आइए बच्चे। तो 12.1 में बहुत इजी क्वेश्चन हैं। कह रहा है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो y और z का कोऑर्डिनेट वहाँ पर क्या होगा। तो भाई एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x0 0 होता है, तो वहाँ पर y और z का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अगर हम कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे लेते हैं तो वहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स जेड प्लेन पे x का पॉइंट होता है, z का पॉइंट होता है, y का कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 हो जाता है, तो y का कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 लेंगे। नेम द ऑक्टेट, आपको बताना है कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेट में, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो आप फर्स्ट ऑक्टेट में आ गए। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सभी बता सकते हैं, 8 ऑक्टेट हैं तो आपको चेक करना है कि वो कौन से ऑक्टेट में आता है। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। फोर्थ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है। कह रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर एक साथ लेते हैं तो उस प्लेन का नाम क्या होगा। तो अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं तो उस प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर इसी तरह से अगर हम एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर पॉइंट क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो उसमें एक्स का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट होगा, जेड 0 होगा। और कोऑर्डिनेट प्लेन्स में डिवाइड कितने कितने ऑक्टेट में होता है, तो 8 ऑक्टेट में होता है। तो इससे आसान बताइए क्या हो सकता है। तो इस तरह से देखिए आप 12.1 एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ये 3D का इमेजिनेशन जो अभी आपने देखा कि कैसे जब 3D में हम काम करते हैं तो कैसे 8 ऑक्टेट्स बनते हैं और हर ऑक्टेट्स में हर एक्स वाई जेड का क्या साइन होता है। कोई भी पॉइंट हम किसी भी प्लेन पे लेते हैं या किसी एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें कैसे लेना होता है। तो ये चीज़ अगर आप समझ पाएँ तो आसानी से आप ये चैप्टर क्या, ये एक्सरसाइज जितने भी होंगे सब बना सकते हैं। अब इसमें अगर हम 12.2
1 के बाद अगर हम 12.2 एक्सरसाइज में जाते हैं, तो आपको याद है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब 2D में पढ़ा था तो वहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़कर आए थे। तो अगर आपको याद होगा तो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। तो आपको याद है डिस्टेंस फार्मूला क्या था? अब 2D में अगर आपको याद होगा तो उसको आपको बस 3D में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट बना लो आप 3D में। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 z2, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिपलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे आप। तो अगर मुझे अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस लेना, मान लीजिए ए कोई पॉइंट है जो 3D में लाई करता है, ऐसे बी कोई पॉइंट है 3D प्लेन पे लाई करता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? तो सर वही फॉर्मूला जो आपने 2D में लिखा था। पहले आप 2D में कैसे लिखते थे? खाली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना ही लिखते थे 2D में। लेकिन ये 3D है तो आपको बस एक चीज़ और ऐड करनी है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बस अगर आप ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और ऐड कर दो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन 3D मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है देखिए। तो यही चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। तो डेरिवेशन है, देखिए डेरिवेशन तो इतना आती नहीं पेपर में, आपको तो सिर्फ रिजल्ट जो है वो याद रखना है। ये रिजल्ट है, ये आपको मेमोराइज करना है। अब इस पर बेस्ड अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, ये देखिए सिंपल सा एग्जांपल है। आपको 3 पॉइंट दे दिए, ये आप ले लो x1 y1 z1 p के पॉइंट को, और q के पॉइंट को आप क्या ले लो x2 y2 z2, और फॉर्मूले में डालो, सॉल्व करो। जितना रूट सॉल्व हो सकता है उतना कर दो। ये 3√5 आंसर हो गया। कोई भी बना सकता है, देखिए वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है ना, इसकी जो एप्लीकेशंस है उसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। तो याद है आपको 2D में भी आपने डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशंस देखी होंगी, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन तो आप इसको लगा सकते हो किसमें? ट्रायंगल्स में लगा सकते हो, ठीक है। अब जब टीचर आपको ट्रायंगल्स में काम कराएगा तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, 3 वर्टिसेस होते हैं ना उसके। तो इस तरह से आपके 3 वर्टिसेस होंगे, उसमें x1 y1 z1, फिर ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा आपका x2 y2 z2, फिर ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट आपको x3 y3 z3। तो वहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उसमें फिर आपको पूछेगा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको बस क्या देखना है, अगर आपको मतलब तीनों डिस्टेंसेस डिफरेंट आ गए तो वो स्केलिन तो होता ही है, चलो उसको तो छोड़ो, मेन तो आइसोसलस होता है। तो अगर हमारे को ये बताना है टीचर को कि जो ट्रायंगल बना है वो आइसोसलस है, तो फिर कोई भी दो डिस्टेंस बराबर आ जाने चाहिए। तो एनी, आप पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी और सी का, और ए और सी का, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको साइड की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि आप जब डिस्टेंस निकालोगे और बी के बीच का तो उससे उसकी लेंथ ही तो आएगी। तो बस अगर आपने देखा कि भाई हमारा ए बी बराबर बी सी आ गया, या फिर हो सकता है कि जो बी सी है वो ए सी के बराबर आ गया, या फिर हो सकता है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर, इन तीनों में से कोई एक ही होगा, इन तीनों में से कोई एक ही होगा, तो आइसोसलस बन जाएगा। अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है तो वो इक्विलेटरल बन जाएगा। तो फिर उसके इसमें आपका ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, लेंथ आ जाएगी तो इक्विलेटरल बन जाएगा। हाँ, अगर वो राइट एंगल है तो राइट एंगल के लिए फिर आपको पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी। मतलब जो पहले आप तीनों के डिस्टेंस निकालो, लेंथ निकाल लो, तो उसमें फिर तीनों का स्क्वायर कर दो, ए बी स्क्वायर निकालो, बी सी स्क्वायर निकालो, ए सी स्क्वायर निकालो, फिर किसी दो का स्क्वायर ऐड करने पर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब आपको ये थ्योरम लगानी है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर ये हो रहा है किसी भी दो डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है, तो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से आएगा? लेंथ से आएगा। तो लेंथ कहाँ से आएगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी। तो वो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ट्रायंगल में लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर आपको ट्रायंगल के अलावा फिर आपको याद है क्वाड्रिलेटरल्स आते थे बहुत सारे, तो फिर आप उसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपको बस सारे क्वाड्रिलेटर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें आपको टीचर कितने देगा? 4 वर्टिसेस देगा। अब वो चारों वर्टिसेस को फिर आप यूज़ करेंगे, और जिसमें आपको टोटल मिला के 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। 6 डिस्टेंस कैसे? पहले आप ए और बी का डिस्टेंस निकालोगे, उससे ए बी का लेंथ आएगा। फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालोगे तो बी सी का लेंथ आएगा। फिर सी और डी का डिस्टेंस निकालोगे तो सी डी का लेंथ आएगा। फिर ऐसे ए और डी का डिस्टेंस निकालोगे, ए डी का लेंथ आएगा। फिर आपको ए सी डायगनल का लेंथ निकालना पड़ेगा दोनों का। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे 6 डिस्टेंस निकालने हैं। आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है। मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और ए सी, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, उसके बाद आपको ए सी निकालना है, और लास्ट में आपको बी डी निकालना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि भाई हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो किससे मैच हो रहा है ना। अब जैसे मान लो कि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा? सारी साइड्स बराबर आ जाएंगी, ए बी बराबर बी सी,
बराबर सी डी बराबर ए डी। हाँ, लेकिन डायगनल भी बराबर आने चाहिए, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। अगर आपका वो रोम्बस होगा तो रोम्बस में क्या होगा, उसमें भी सारी साइड्स बराबर ही होती हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आएगा, लेकिन डायगनल बराबर नहीं आएंगे। फिर इसके अलावा अगर वो मान लीजिए रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, मतलब ए बी जो है वो सी डी के बराबर आएगा, बी सी जो है वो ए डी के बराबर आएगा, लेकिन डायगनल भी बराबर आ जाएंगे। और अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, मतलब ए बी बराबर सी डी आएगा, बी सी बराबर ए डी आएगा, लेकिन डायगनल इक्वल नहीं आएंगे। तो इससे आप क्वाड्रिलेटरल का भी आइडिया लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर आप बात कर सकते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स की, है ना, कि अगर आपको जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे, है ना। तो उसमें फिर ये होता है, जैसे 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, तो किस आपने पहले ए बी निकालना है, फिर आपने बी सी निकाला और फिर आपने ए सी निकाला, तीनों डिस्टेंस निकाले। तो किसी भी 2 डिस्टेंस को अगर आप ऐड करोगे तो वो थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। आप सपोज करो कि मेरे 3 पॉइंट ऐसे हैं ए बी सी, तो जैसे ही मैं ए बी के डिस्टेंस को बी सी में ऐड करूंगा तो वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि वो तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर। बाकी कॉलिनियर को हम आगे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन फॉर्मूला है। तो हम सेक्शन फॉर्मूले की मदद से भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो कॉलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो मैं उससे समझा रहा हूँ। तो उसमें आपको किसी भी 2 का डिस्टेंस ऐड करना है और तीसरे के बराबर आना चाहिए बस, तो वो कॉलिनियर हो जाता है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो इक्वी डिस्टेंस का आता है। एक वर्ड आपको टीचर यूज करेगा उसमें, क्या, इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, और वो कहेगा कि ये जो पी पॉइंट है ये किसी 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जितना डिस्टेंस पी का ए से है उतना डिस्टेंस पी का बी से भी है। तो उस केस में फिर आपको जैसे पी का कोऑर्डिनेट आपने लेट कर लिया कि एक्स वाई जेड है, और ए और बी का कोऑर्डिनेट टीचर आपको दे देगा, तो फिर आपको एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन ढूंढना होगा। तो इक्वी डिस्टेंस में बस इतना होता है कि जैसे जितना डिस्टेंस पी का ए से है उतना ही डिस्टेंस पी का बी से भी होगा। फिर आप इसमें क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ना स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, लेकिन बिना स्क्वायर रूट के लगाना। उसके बाद जो भी वो कहता है कि रिलेशन ढूंढना है या किसी पॉइंट्स को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, कोई मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ। तो ये हैं कुछ एप्लीकेशंस जो आप डिस्टेंस फार्मूला में लगा सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स पर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं, इसके अलावा ट्रायंगल्स पर आते हैं। तो ये काम आपने याद है 10th क्लास में भी करा था, बट 2D में करा था। सेम यही काम आपको 3D में करना है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए उसने, अब उसने बोला कि शो करो ये कॉलिनियर है। देखो उसने पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, फिर क्यू आर का, फिर पी आर का। और आप देख सकते हैं जैसे ही उसने पी क्यू के डिस्टेंस को किस में ऐड किया, क्यू आर में। ये देखो पी क्यू को क्यू आर में ऐड करेगा, मतलब √14 को 2√14 में ऐड करेगा तो 3√14 आ जाएगा। तो ये कॉलिनियर हो गई। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन। ऐसे उसने नीचे बोला कि चेक करो कि यह तीनों पॉइंट्स मिलकर राइट एंगल्स बना रहे हैं कि नहीं। तो उसने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा, तो लेंथ निकालेगा। तो पहले उसने ए बी का लेंथ निकाला, फिर बी सी का, फिर ए सी का, उनका स्क्वायर्स भी निकाल दिया, क्योंकि स्क्वायर की जरूरत होती है तो स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हो। तो बिना स्क्वायर रूट लगाए आप फॉर्मूले लगा दो। तो ए बी का स्क्वायर निकाल लो, वो 686 आ गया, बी सी स्क्वायर 4571 आ गया। फिर ऐसे उसने सी ए का स्क्वायर निकाला जो कि 2709 आ गया। तो उसने देखा कि मतलब किसी भी 2 का स्क्वायर ऐड करने पर थर्ड के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा, और जिसका स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा वही हाइपोटेन्यूज होता है हमारे लिए। तो बाकी 2 हमारे लिए परपेंडिकुलर बेस का काम करेंगे। बट उसने देखा कि सी ए का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर में ऐड होकर बी सी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो उसने बोल दिया कि भाई ए बी सी राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल 6 जो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरह क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक कोई पी पॉइंट है। अब उसने बताया तो है नहीं कि पी पॉइंट क्या है। तो जब आपको नहीं पता हो कि वो पॉइंट क्या है या किस जगह पर है, तो आप उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे, मतलब एक्स वाई जेड इस तरह से। तो उसको अगर हम पी ए स्क्वायर निकालें और फिर पी बी स्क्वायर निकालें तो वो 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको पी की कोई इक्वेशन बनानी है, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में कोई इक्वेशन आपको आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। तो उसने कुछ नहीं करा, पहले पी ए स्क्वायर निकाला, क्योंकि पी का डिस्टेंस ए से निकालोगे, फिर पी बी का स्क्वायर निकालेंगे, पी का डिस्टेंस बी से निकालोगे, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में उसको पुट कर दोगे, ये जो फॉर्मूला उसने बनाया ना पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये देखो उसने पुट कर दिया, ये पी ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी इतना, ये आपका पी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और इक्वल टू में 2 के स्क्वायर तो आएगा। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगा दिए उसने,
और सारी टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर ये आ गया। देखिए, तो ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में की क्वेश्चन ही बन गई बस, तो यही हमारा आंसर है। तो अगर आप ये एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, अब एक्सरसाइज में आपको यहाँ डिस्टेंस निकालना है, ये कॉलोनियर पॉइंट हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, पैरेललोग्राम। कितने आसान क्वेश्चन हैं, देखिए कोई भी बच्चा बना सकता है। और जो मैंने इक्वी डिस्टेंट की बात करी थी, देखिए उस पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो थोड़ा सीखने लायक क्वेश्चन है वो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप इनको ट्राई करिए, नहीं बनेंगे तो आप अलग से डाउट क्लास करेंगे हम इसकी, और वहाँ पर फिर आप अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। बट जितना मैंने आपको आज की क्लास में करा दिया है, इससे आप 12.1 कवर कर सकते हैं और 12.2 भी कवर कर सकते हैं। और बाकी फिर हम पहले डाउट लेंगे 12.1 या 12.2 के, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको हम, जिसको नाम दिया गया है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना आप कवर करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला को देखेंगे।